फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये वर्ड आप सब ने ज़रूर सुना होगा। इम्यूनिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ। हमें हेल्दी रहने के लिए और डिसीज़ फ्री रहने के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। हमारे बॉडी में हर रोज़ हवा के माध्यम से, पानी या फूड के माध्यम से या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से, स्पर्श होने से बहुत सारे पैथोजेंस प्रवेश करते हैं, लेकिन हमेशा हमें कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और ये हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि यह सब काम अपने आप होते रहते हैं। ये जो हमारी क्षमता है, इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। वी कैन डिफाइन द इम्यूनिटी एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। किसी भी डिसीज कॉजिंग एजेंट्स को फाइट करने के लिए जो क्षमता हमारे पास है, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। There are two major types of immunity. The first is innate immunity and the second is acquired immunity. First, we will discuss about the innate immunity. It is natural immunity. It is present from birth. ये हमें बर्थ से, हमारे जन्म से ही प्राप्त होती है। And it is non-specific, means it does not work against the specific disease or specific pathogen. ये सभी पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती हैं, इसलिए इसे हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। अगर स्पेसिफिक पैथोजेन के अगेंस्ट काम करेगी इम्यूनिटी, तो उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक, बट दिस इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। ये किस तरह से हैं, नॉन स्पेसिफिक हम इसे क्यों कहते हैं, और इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, ऐसा हमने देखा। अगर इसके आगे हम जो एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे आपको ये सब क्लियर हो ही जाएगा। इनेट इम्यूनिटी इज ड्यू टू 5 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। हमारे शरीर ने 5 टाइप्स की बैरियर्स तैयार की हैं, रुकावटें तैयार की हैं। इसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेन हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बैरियर्स हैं फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स एंड इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यह सभी बैरियर्स को क्रॉस करेगा, तब वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकता है। यानी कोई भी माइक्रोब को हमारी बॉडी में प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता है। फिजिकल बैरियर्स, it is considered as first line of defense mechanism. These barriers prevent the entry of microorganisms in the body. इसे डिफेंस मैकेनिज्म की फर्स्ट लाइन कहते हैं। देखो बच्चों, आपने कोई वीडियो गेम या कंप्यूटर गेम ज़रूर खेली होगी। उसमें आप
फर्स्ट लेवल क्रॉस करते हैं, फिर सेकंड लेवल क्रॉस करते हैं, और फुल वर्जन गेम में आप एक एक स्टेप या एक एक लेवल को क्रॉस करके आगे की लेवल में प्रवेश करते हैं, और फिर आखिर में आप उसमें विजयी होते हैं। उसी तरह से इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ये सब लाइन क्रॉस करनी है, तब वह सक्सेसफुल होंगे हमारे बॉडी में प्रवेश करने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्किन। स्किन की वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाता। आपको पता है, जब किसी जगह पे स्किन को इंजरी हो जाती है या स्किन कट हो जाती है, तो उस इंजरी के जरिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन स्किन यह एक प्रकार की कवरिंग है हमारे बॉडी के ऊपर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। इसलिए स्किन को कहते हैं हम बैरियर। ठीक उसी तरह से हमारे इंटरनल बॉडी सरफेस पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। यह म्यूकस मेम्ब्रेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट्स हैं। इट में भी बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, सबकी लाइनिंग पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि नेजल चेम्बर, फेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, सभी के इंटरनल लाइनिंग पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है। और तीसरी सिस्टम है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। इसके जो ऑर्गन्स हैं, यूरेथ्रा या वजाइना, वल्वा एक्सेट्रा, इनके लाइनिंग पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो माइक्रोब्स को ट्रैप करने का काम करते हैं। सेकंड बैरियर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. It is also the first line of defense mechanism. Various secretions prevents or kills the microorganisms. देखेंगे हम इसके एग्जांपल्स। HCl, that is low pH in stomach, it kills the microorganisms. Saliva in mouth, हमारे माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं। इसमें लाइसोजाइम्स भी हैं जो बहुत सारे माइक्रोब्स को या बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। लाइसोजाइम्स इन टीयर्स, टीयर्स जो हमारे आईज में होते हैं, आँखों में होते हैं, उन टीयर्स में भी लाइसोजाइम्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करते हैं। इसकी वजह से हमारी आँखों में इजीली कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ईयर वैक्स इन द ईयर, हमारे ईयर्स में, कानों में वैक्स के जैसा एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करता है उनकी ग्रोथ। लैक्टिक एसिड इन वजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट है वजाइना, उसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं जिन्हें हम लैक्टोबैसिलाई कहते हैं, जो लैक्टिक एसिड तैयार करते हैं। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से वजाइना में दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज सीबम फ्रॉम स्किन।
हमारे स्किन में सिबेशियस और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो एक ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं जिसे कहते हैं सीबम, जिसकी वजह से हमारी स्किन हमें ऑयली दिखती है। इस ऑयली कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इन सब एग्जाम्पल्स से हमारे ध्यान में ये बात आती है कि इन सब स्ट्रेटेजी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते और इसे ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। थर्ड इज सेलुलर और फैगोसाइटिक बैरियर्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड बाय, हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए दो प्रकार की सिस्टम्स और होती हैं। सेल्स इन द ब्लड, जैसे कि हमने सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स इस टॉपिक में पढ़ा है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, natural killer cells, they are present in the blood and they kill the microorganisms by phagocytosis। इसी तरह से हमारे टिश्यूज़ में कुछ सेल्स हैं जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करती हैं। यह हैं मैक्रोफाज, जो कि मॉडिफाइड मोनोसाइट्स ही होती हैं। कफर सेल्स, ये भी मोनोसाइट्स है मॉडिफाइड, जो कि लीवर में होती हैं। ग्लियल सेल्स, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनीज, ब्रेन, इन ऑर्गन्स में ग्लियल सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटोसिस की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करती हैं। और हिस्टोसाइट्स, स्पेशली these are present in the connective tissues and these cells they also play an important role in killing the microorganisms। Fourth type of barriers are cytokine barriers। क्या है ये cytokines? Viruses they infect our body cells। These infected cells they produce the glycoproteins called interferons। जो सेल्स वायरसेस ने इन्फेक्ट किए हैं उन सेल्स से इंटरफेरॉन्स तैयार किए जाते हैं। ये इंटरफेरॉन्स क्या काम करते हैं? दे प्रोटेक्ट हेल्दी सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस। तो इस तरह से यह इंटरफेरॉन्स भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड द फिफ्थ type of barriers are inflammatory barriers। It is the second line of defense mechanism। यह हमारी जो डिफेंस सिस्टम है उसकी ये दूसरी कड़ी है। And the examples of inflammatory barriers are fever, redness, swelling, etc। Fever means body temperature increases। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब उस कंडीशन को हम फीवर कहते हैं। इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरोजेंस फ्रॉम द इम्यून सेल्स। हमारी इम्यून सिस्टम में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं उन सेल्स के द्वारा कुछ सब्सटेंसेस तैयार किए जाते हैं, इन्हें पायरोजेंस कहते हैं। और इन पायरोजेंस की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस कंडीशन को हम फीवर कहते हैं। इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ प्रिवेंट की जाती है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से।
Another symptoms in the inflammatory barriers are heat, redness, swelling, pain, etc. ये सिम्टम्स क्यों और कैसे तैयार होते हैं? जो डैमेज रीजन है हमारे शरीर का, उस डैमेज रीजन में ब्लड फ्लो इंक्रीज किया जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से कैपिलरीज भी डायलेट होती हैं, जो उस रीजन में ब्लड सप्लाई करती हैं। ये क्यों बढ़ाना है ब्लड सप्लाई उस डैमेज रीजन में? दिस डैमेज इट मे बी ड्यू टू एनी इंजुरी और ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। हमारे शरीर में जिस रीजन में कुछ इंजुरी होगी या इन्फेक्शन होगा, उस रीजन में ब्लड फ्लो इंक्रीज किया गया, कैपिलरीज को डायलेट किया गया, इसकी वजह से उस रीजन का, उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो गई और ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से रेडनेस वहाँ पे आ गया। आपने अक्सर यह नोटिस किया होगा, जब आपके स्किन पर, आपके शरीर पर कोई चाटा मारता है या कोई गर्म चीज़ का स्पर्श हमें स्किन पर होता है, तो उस रीजन में रेड कलर आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? उस रीजन में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से वहाँ का एरिया, जो कि डैमेज्ड पार्ट हमारी बॉडी मानेगी, जहाँ पे आपको चाटा मारा गया है, तो उस रीजन का ये जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और इस ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से उस एरिया में स्वेलिंग भी आ जाती है एंड इट प्रोड्यूसेस आल्सो द पेन्स। तो इन सब सिम्टम्स को हम इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में इंक्लूड करते हैं: फीवर, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन्स। ये सब क्यों किया हमारी बॉडी ने? जो डैमेज रीजन है या इन्फेक्टेड रीजन है, उस रीजन को हमें क्यूअर करना है। क्यूअर करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा उतना न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे ज़्यादा आएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा। ठीक उसी तरह से अगर इन्फेक्शन कुछ है उस एरिया में, तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये भी ज़्यादा नंबर में उस एरिया तक आएगी और इन सब सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस का काम करती है या एंटीबॉडीज तैयार करने का काम करती है, इनकी संख्या बढ़ने से उस एरिया में कोई भी इन्फेक्शन हमें नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारी बॉडी ने सभी पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करने की या मारने की पूरी तरह से तैयारी की होती है। जैसे कि हमारी आर्मी हमारे बॉर्डर्स पे है, जो 24 घंटे रेडी होती है दुश्मन को मारने के लिए। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी 24 आवर्स अलर्ट होती है और हमें कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी इजीली नहीं होने देती। तो ये जो इम्यूनिटी है, यह नेचर ने हमें दी हुई बहुत बड़ी गिफ्ट है, वरदान है। Like and share the video and please subscribe the channel. Thank you.